वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। पृष्ठ तनाव से हम अपने विज्ञान की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ देखें आप पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन, इसकी परिभाषा जान लीजिए। देखिए, किसी द्रव की वह प्रकृति, ये द्रव का गुण है मूल रूप से, तो किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण इसका स्वतंत्र पृष्ठ यानी जो फ्री सरफेस होता है वह न्यूनतम क्षेत्रफल यानी सबसे कम क्षेत्रफल जो संभव हो उसको घेरने की प्रवृत्ति रखता है, यही गुण कहलाता है पृष्ठ तनाव। और ऐसी स्थिति में ये गुण है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में उसका व्यवहार कैसा होता है? उसका व्यवहार होता है एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति। अब प्रत्यास्थ शब्द का मतलब आप पर्याप्त मात्रा में समझ चुके हैं, पिछला लेक्चर आपको देखना चाहिए। तो फिलहाल पृष्ठ तनाव को हम देखें, इसका मात्रक है, SI मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। और किसी द्रव के लिए पृष्ठ तनाव का जो मान है वो द्रव की प्रकृति, द्रव के ताप और उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है, ठीक है। द्रव का जो पृष्ठ है उसके दूसरी ओर जो माध्यम है उस पर यह निर्भर करता है। ताप अगर आप बढ़ा देते हैं, मतलब कोई लिक्विड है उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसे गर्म कर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का ये मतलब है, गर्म कर रहे हैं, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है। इसीलिए गर्म सूप जो होता है वो ठंडे सूप की तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट महसूस होता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वो आपकी जीभ पर अच्छे से फैल जाता है और जीभ को स्वाद लेने का मौका मिलता है। तो ये सब पूछा जाता है, इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। यहाँ देखें आप, क्रांतिक ताप जो है, क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव 0 हो जाता है। ये वो टेम्परेचर की लिमिट है जहाँ तक टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, इस सीमा तक आ जाता है, तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो 0 हो जाता है। अब ऐसा किसी के साथ नहीं होता, मज़े की बात यही है, मतलब ऐसा कोई द्रव बना ही नहीं है जिसके अंदर पृष्ठ तनाव 0 हो जाए। तो आदर्श द्रवों का ही पृष्ठ तनाव 0 होता है। और आप जानते हैं कि आदर्श जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सिर्फ कल्पना है। अब यदि किसी द्रव का भार नगण्य हो जाए, ठीक, ऐसा हो नहीं सकता, आप जानते ही हैं, तो अगर किसी द्रव का भार नगण्य हो जाए और ऐसी स्थिति में उसे किसी सरफेस पे, किसी पृष्ठ पर डाला जाए, तो उसकी जो आकृति है वो पूर्ण रूप से गोलाकार हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे वर्षा की बूंदें, साबुन का बुलबुला, ये पूर्ण गोलाकार होते हैं और पूर्ण नहीं होते हैं, आंशिक रूप से इनमें भी विकृति होती है, लेकिन हम इसे लगभग गोला मान लेते हैं। ये उसी स्थिति में हो सकता है जब द्रव का भार ही नगण्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, कुछ न कुछ रहेगा। अब यहाँ देखें, इसका कारण क्या होता है, क्यों गोलाकार होता है, वो रीज़न आपको बताया जा रहा है। तो वजह यह है कि बूंद वह आकृति धारण करेगी जिसमें उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम होती है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी स्थितिज ऊर्जा है उस बूंद के अंदर, यहाँ बूंद की बात हो रही है, पानी की बूंद, तो वो किस स्थिति में न्यूनतम होगी, जब वो गोल आकार धारण करेगी। और देखते हैं, यदि बूंद के ऊपर केवल पृष्ठ तनाव काम कर रहा है तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा कब न्यून होगी ये पता होना चाहिए। तो उसका क्षेत्रफल जब सबसे कम हो जाए, क्षेत्रफल जितना कम रहेगा स्थितिज ऊर्जा उतनी ही कम रहेगी, है ना, दोनों में सीधा संबंध होता है, और इसीलिए वो गोलाकार रूप धारण कर लेती है। क्षेत्रफल के लिहाज से गोले का क्षेत्रफल सबसे कम, तो इसीलिए वो गोल आकार धारण करती है। अब यहाँ 2 बलों की चर्चा की गई है जो कि इसी से संबंधित है, एक तो है ससंजक और दूसरा है आसंजक। तो आणविक सिद्धांत यानी अणुओं की जो थ्योरी है उसके हिसाब से अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बहुत समय पहले की अगर बात की जाए तो उस समय की जो स्थितियाँ थीं वहाँ वैज्ञानिक ऐसा मानते थे कि अणु ही मूल कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, और तब लोग ये मानने लगे, यहाँ वैज्ञानिकों के नाम बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं और आगे हम चर्चा भी करेंगे, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो चर्चा होगी। तो वैज्ञानिक ये मानने लगे कि जो एटम है यानी परमाणु है वो पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। बाद में पता लगा कि एटम जो है वो भी अविभाज्य नहीं है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कण होते हैं। तो इस तरीके से रहस्यों का खुलासा बाद तक होता रहता है। तो विज्ञान में खोजें जारी रहती हैं, खोजों का कोई अंत नहीं। अब यहाँ ससंजक और आसंजक बल उन्हीं आणविक सिद्धांतों पर, उन्हीं अणुओं पर आधारित होते हैं, और इसीलिए बताया गया कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और उन्हीं को कहा जाता है अणु। अब ये जो अणु है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनके बीच में आकर्षण होता है, और आकर्षण अगर नहीं रहेगा तो पदार्थ बन ही नहीं पाएगा, ये भी बात है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में, एक ही पदार्थ यानी समान पदार्थ है, उसके अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल काम करता है उसको कहते हैं ससंजक बल।
अगर एक ही पदार्थ है, समान पदार्थ है, तो उसके अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है उसको हम कहेंगे कोहेसिव फोर्स। और इसके बाद देखें, अगर पदार्थों की मात्रा या पदार्थों की प्रवृत्ति, माफ कीजिएगा मात्रा नहीं, प्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, दो अलग अलग पदार्थ हैं या दो से ज़्यादा अलग अलग पदार्थ हैं, तो उनके अणुओं के बीच में अगर आकर्षण बल काम करे, ऐसा संभव है। अगर ऐसा संभव नहीं होता तो यौगिक कैसे बनते? यौगिकों का निर्माण या मिश्रण इत्यादि जो है वो इसी प्रकार से बनते हैं। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में जो काम करने वाला आकर्षण बल होता है उसको एडेसिव फोर्स कहते हैं, यानी आसंजक बल कहते हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ये चीज़ें हमने देखी, हालांकि दोनों ही आकर्षण बल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको बताया गया कि तेल तथा जल के बीच में आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है, लेकिन तेल का जो ससंजक बल है उससे ज़्यादा होता है। ठीक, यहाँ बात हो रही है कोहेसिव फोर्स की। तो जो आसंजक बल है यानी एडेसिव फोर्स, वो पानी के ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स से कम होता है, लेकिन तेल से ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि तेल की सतह पे जब आप पानी की बूंद डालते हैं तो वो सिकुड़ कर, यहाँ देखिएगा, तेल की सतह पे या तेल का जो पृष्ठ है उस पर अगर आप पानी की 2-4 बूंदें डाल दीजिए तो क्या होगा, गोल आकार धारण कर लेंगी, मतलब अपना न्यूनतम आकार प्राप्त करना चाहेंगी। और इसी का उल्टा अगर आप करते हैं तो परिणाम ये होता है कि जो तेल है वो पानी के ऊपर फैल जाता है। अब यहाँ एक और घटना है जो कि इन्हीं सब से जुड़ी हुई है, मतलब सीधा रिलेशन आप जोड़ सकते हैं। ये है केशिकात्व, कैपिलरिटी इसको कहा जाता है, और ये जो गुण है इसको कैपिलरिज्म कहा जाता है। तो केशिका या केशनली, इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कैपिलरी ट्यूब आप उसे अंग्रेजी में कहते हैं। ये नाम के अनुरूप होती है, जैसे कि हमारे बाल हैं तो हमारे बाल अंदर से खोखले होते हैं, आप जानते हैं, और बेहद पतले होते हैं। मतलब यहाँ मोटे पतले बालों की चर्चा या तुलना नहीं हो रही है, लेकिन बालों की जो बनावट है वो कैसी होती है, बहुत पतली बारीक होती है। तो ये जो केश नलियाँ हैं ये बालों के समान ही बारीक होती हैं। इनके अंदर पतले पतले अंदर पाइप छिद्र होते हैं और इनके अंदर द्रव चढ़ता है या उतरता है, दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग जो है ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो कांच की बहुत कम त्रिज्या वाली प्रयोगशाला में केश नली कैसी होगी? कांच की एक बहुत ही कम त्रिज्या वाली, जितनी कम त्रिज्या संभव हो उतनी कम त्रिज्या वाली, दोनों ओर से खुली हुई, यानी उसका ऊपर का और नीचे का, या आप दाएं बाएं भी कर सकते हैं, लेकिन केश नली में ऊपर नीचे ही देखा जाएगा, यहाँ गुरुत्व का प्रभाव होता है। तो ऊपर की और नीचे की जो उसका सिरा है वो खुला रहेगा, और ऐसी जो नली होती है इसको केश नली या केशिका नली कहा जाता है। और इसमें द्रव कोई भी हो वो या तो ऊपर चढ़ेगा या नीचे गिरेगा, और इसी घटना को केशिकात्व कहा जाएगा। तो ये सारी बातें हमने कर ली। अब देखें कि किसी द्रव में, मतलब कोई भी द्रव है, पानी ही नहीं कोई भी हो सकता है, तो केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा गिरने का जो इसका मूल रीज़न होता है वो पृष्ठ तनाव ही है। यहाँ सरफेस टेंशन ही है एकमात्र कारण जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। ऐसे द्रव जो कांच को भिगोते हैं, जिसमें कांच भीग जाता है, तो वे हमेशा केश नली में ऊपर चढ़ेंगे। ठीक, जो द्रव कांच को भिगोने में सक्षम है वो केश नली में ऊपर चढ़ेंगे, और जो कांच को नहीं भिगो पाते वो केश नली से नीचे उतर आते हैं। यही इसमें सामान्य प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे केश नली को अगर पानी में सीधा आप खड़ा कर देते हैं तो पानी क्या होगा, नली के बाहर वाले जल की तुलना में कुछ ऊंचाई तक अंदर चढ़ जाएगा। आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं। और केश नली को अगर आप पारे में खड़ा कर देंगे तो जो पारे का तल है वो नीचे की ओर धंस जाएगा, क्योंकि पारा जो है वो कांच को नहीं भिगो सकता है, पानी भिगो सकता है। तो उसी आधार पे आप यहाँ पहचान सकते हैं। ऐसे ही बाकी जो तरल पदार्थ हैं, लिक्विड है, उनके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ दोनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप बेहतर समझ पाएंगे। ये है बीच में केश नली, और इसे थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं H2O, यानी पानी, अपना यौगिक, जल ही जीवन है। और ये देखिए, ये जो मूल सतह है इससे थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, मतलब इतना ऊपर चढ़ जाए आवश्यक नहीं है, लेकिन चढ़ जाता है ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कांच को भिगो सकता है। और मरकरी का क्या हुआ, वो अपने मूल तल से जितना कि पानी, माफ कीजिएगा, पारा जो है वो बर्तन के अंदर भरा हुआ था, उससे कुछ अपेक्षाकृत नीचे केश नली में धंस जाता है। तो अभी ये सब तो हमने एक प्रोसेस देखा, एक थ्योरी देखी। अब इसके जो एप्लीकेशन है यानी अनुप्रयोग है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जो पानी आप पौधों को देते हैं, तो पौधों को पानी आप ऊपर से देते हैं, वो नहलाने वाला काम करते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन जो मूल पानी है वो कहाँ दिया जाता है? ज़मीन में, यानी जड़ जहाँ उसकी होती है वहीं दिया जाता है। तो जब आप पौधों में पानी देते हैं तो तने में, पौधे का जो तना होता है, वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी केश नलियाँ पतली पतली होती हैं, जो कि अलग अलग शाखाओं तक गई रहती हैं। वो जाइलम और फ्लोएम आपने सुना है ना। जाइलम जो है वो जल संवहन ऊतक है, तो वो किस माध्यम से जल का संवहन करता है? यही पतली पतली केश नलियों के माध्यम से। और उसके बाद ये पानी वगैरह जो है, या जितने भी और मिनरल्स होते हैं, या जितने भी पोषक पदार्थ मिट्टी से पौधे प्राप्त करते हैं, वो सब इसी माध्यम से ऊपर पहुँचते हैं।
इसी प्रकार से लालटेन है, अब तो जमाना ही लद गया, लेकिन आप जानते ही हैं लालटेन के बारे में। मोमबत्ती के साथ भी यही होता है, लालटेन, लैंप, इस तरह की चीज़ें। तो इसमें बत्ती होती थी, जैसे लालटेन आप यूज़ करें तो उसमें एक कपड़े की बत्ती होती थी, जो कि नीचे जो टैंक होता था उसका खजाना उसको कहा जाता था, तो उसमें मिट्टी का तेल भरते थे। अब वो बत्ती जो है नीचे उसका सिरा पूरी तरह से मिट्टी के तेल में डिप होता था, डूबा होता था, और ऊपर थोड़ा सा उसको निकालने की व्यवस्था होती थी। उसको ऊपर नीचे, मतलब तेज कम करने के लिए बत्ती को ऊपर नीचे करने का कॉन्सेप्ट होता था, एक पेंच जैसा लगा रहता था। तो ये सारा बंदोबस्त होता था। अब उसमें होता क्या था, पूरा जो बत्ती का भाग है, मतलब पूरी बत्ती जो होती थी उसको हम नहीं डिप करते थे, सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा उसका टंकी में डूबा रहता था और बाकी पूरी वो बत्ती मिट्टी के तेल से सरोबार हो जाती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो जिस कपड़े से बनी थी, जिस सूत से बनी थी, उसके अंदर बहुत सारी पतली पतली केशनलियाँ, ऐसी ही वो बनाई ही जाती। ऐसे ही मोमबत्ती के साथ भी होता है। तो वो नीचे से लिक्विड जो है वो एक कांटेक्ट में आता है और ऊपर की ओर चढ़ता है, और धीरे धीरे करके पूरा जो कपड़ा है या पूरी बत्ती है वो गीली हो जाती है। ऐसे ही आपका फाउंटेन पेन की निब वाला है, बीच से उसको चीर कर केशनली बनाई जाती है, जो नोक होती है उसकी, है ना, आप देखते हैं बीच से फटी होती है। और यहाँ आप जो स्याही वाली पेन होती है, फाउंटेन पेन का मतलब स्याही आप भरते हैं और उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। जो बॉल पेन आप यूज़ करते हैं, तो बॉल पेन यानी रिफिल वाली जो पेन होती है, उसमें आपकी जेल पेन भी आ जाएगी। उसमें गुरुत्व के कारण लिखाई संभव होती है, वहाँ पर पृष्ठ तनाव या केशिकात्व का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। स्याही सोखने वाला जो सोखता है ये भी। और वैसे ही आप देखें, आप एक तौलिया जो है, सूती तौलिया, उसका एक कोना भिगो दीजिए, धीरे धीरे वो पूरा गीला हो जाएगा। या बिस्तर पर आप गीला तौलिया छोड़ दीजिए, घर में डांट पड़ेगी आपको अच्छे से, और परिणाम क्या होगा, पूरा बिस्तर वहाँ से गीला हो जाएगा। तो ये केश नलियों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और अपना एक और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। नया नहीं है, फिजिक्स के लिहाज से तो बहुत पुराना है, लेकिन इसे अच्छे से देख लेते हैं। ये है विस्कोसिटी यानी श्यानता। अब ये जो गुण है, श्यानता एक प्रॉपर्टी है, ये लिक्विड के अंदर भी होती है और गैसेस के अंदर भी होती है, गैसों के अंदर भी ये गुण पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर जब हम श्यानता की चर्चा सुनते हैं तो उसमें द्रवों का ही पहले नंबर आता है। अब द्रवों का वह गुण, अब सरल भाषा में अगर आप समझना चाहें तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। कहते हैं ना कि ये जो पदार्थ है या ये जो द्रव है ये गाढ़ा है। हम ये कहते हैं कि शहद पानी की तुलना में गाढ़ा है, पानी जो है वो शहद की तुलना में पतला है। अर्थात हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि शहद की श्यानता ज़्यादा है, पानी की श्यानता कम है। और जिस द्रव की या जिस लिक्विड की श्यानता जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही कम दूरी तक बह पाएगा। ये लिक्विड के फ्लो का विरोध करता है। जैसे धारा के प्रवाह का विरोध करने वाला जो बल होता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है, रेजिस्टेंस कहा जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है उसमें देखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पानी के यानी लिक्विड के, पानी ही नहीं कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो उसको अगर आप स्वतंत्र छोड़ देते हैं यानी एक सतह पे गिरा देते हैं तो प्रवृत्ति यही है कि वो बहेगा। अब उसके बहने का विरोध जो गुण करता है वही है केशिकात्व, माफ कीजिएगा श्यानता, ठीक है। केशिकात्व हमने पीछे छोड़ दिया है। तो श्यानता में अब यहाँ देखिए कैसे इसको करेंगे। इसमें विरोध तो करता है लेकिन कैसे करता है, तो इसकी वजह से विभिन्न परतों के बीच में यानी जो लिक्विड है उसकी अलग अलग लेयर्स के बीच में सापेक्षिक गति जो हो रही है उसका ये विरोध करता है। सापेक्षिक गति को ये अवरुद्ध करने की कोशिश करता है और एक हद तक कर डालता है, और उसके बाद द्रव वहीं पर जम जाता है, आगे नहीं पाता। तो गाढ़े द्रव जैसे कि ग्लिसरीन हो गया, आपका शहद हो गया, ये इस तरह के और भी हो सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा श्यानता होती है। गाढ़ेपन का मतलब यही है। तो ये पतले द्रवों की अपेक्षा ज़्यादा दूर तक नहीं बह पाते हैं, बीच में ही ठहर जाते हैं। अब द्रवों की जो श्यानता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ताप जितना कम रहेगा श्यानता उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ये बात लिक्विड के लिए हो रही है, गैसेस के लिए नहीं। तो द्रवों में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, जैसे पानी को गर्म कर दीजिए, उसकी श्यानता कम हो जाएगी। शहद को ही गर्म कर दीजिए तो क्या होगा, उसकी श्यानता घट जाएगी। तो ये जितना ठंडा लिक्विड रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी श्यानता रहेगी, उसमें गाढ़ापन उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो यही बात है। और ठोसों में श्यानता होती नहीं है। हाँ, गैसों की अगर बात करें तो वहाँ अगर आप गैसों का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो श्यानता बढ़ेगी। वहाँ उल्टा होता है, द्रव के जस्ट अपोजिट होता है, लिक्विड के जस्ट अपोजिट होता है। अब यहाँ श्यानता जो है इसका मात्रक भी देख लेते हैं। तो पॉइज होता है इसका मात्रक और इसको पी से व्यक्त किया जाता है। ये एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, पी। और बाकी अगर एमकेएस और एसआई में इसका रूपांतरण मतलब विमा निकालने के उद्देश्य से करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसे। और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि पतले द्रव मतलब पानी आपका हो गया, अल्कोहल हो गया, वो भी पतला होता है।
और तुलनात्मक रूप से गाढ़े तरल जैसे कि आपका तारकोल हो गया, कोलतार आप कह सकते हैं, रक्त भी गाढ़ा होता है और ग्लिसरीन तो गाढ़ा होता ही है। तो इसमें दोनों में अगर तुलना की जाए तो श्यानता किसकी कम होती है? जो पतले द्रव होते हैं उनकी श्यानता हमेशा कम होगी, जो गाढ़े द्रव हैं उनकी श्यानता ज़्यादा होगी। गाढ़ेपन से तात्पर्य ही श्यानता से। और द्रव के प्रवाह को बनाए रखने के लिए श्यान बल के विरुद्ध बाह्य बल लगाया जाता है। श्यान बल का विरोध करने के लिए बाहर से बल लगाने की आवश्यकता होती है। शहद और ग्लिसरीन जैसे जो पदार्थ हैं इनकी सांद्रता ज़्यादा होती है, चिपचिपाहट ज़्यादा होती है, इनका प्रवाह बहुत जल्दी ही रुक जाता है। तो एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। जब तापमान बढ़ाया जाता है तो तरल की चिपचिपाहट कम हो जाती है। चिपचिपाहट से क्या तात्पर्य है? श्यानता से। और पीछे आपने टेम्परेचर और विस्कोसिटी का जो रिलेशन है उसको देख लिया है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा कि गैसों में इसका उल्टा होता है। तो ये सब है। श्यानता की कमी नहीं होती है ठोस पदार्थों में, श्यानता होती ही नहीं है क्योंकि ये बहने का विरोध करता है। किसी चीज़ की जो परतें हैं उनके बीच में सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो किसी ठोस की परतों के बीच में सापेक्ष गति तो हो नहीं सकती, संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये बल ही नहीं काम करेगा, तो वहाँ पर ये होता ही नहीं, अनुपस्थित होता है। अब यहाँ आप देखेंगे उत्प्लावन बल को, और उत्प्लावन बल की सीधी सादी परिभाषा है कि जब कोई ठोस वस्तु, कोई भी ठोस चीज़ आप पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, डुबोते हैं, तो उसका भार आपको कम महसूस होता है। पानी में डूबी हुई चीज़ें आपको हल्की महसूस होती हैं, ये आप बेसिक जानते हैं। तो भार में ये जो आभासी कमी है, ऐसा होता नहीं है लेकिन हमें महसूस होता है कि उसका जो वजन है वो कम हो गया है। तो ये जो आभासी कमी है ये द्रव के द्वारा वस्तु के ऊपर लगाए गए एक बल के बराबर होती है। जब आप चीज़ को पुश कर रहे हैं अंदर, ऐसे तो वो डूब नहीं जाएगी, उसको आप नीचे की तरफ दबाएंगे। पानी की प्रवृत्ति होती है ऊपर फेंकना, तो आप उसे दबाव दे के नीचे प्रेस करेंगे तो पानी भी एक अपोजिट डायरेक्शन में अपना प्रतिक्रिया बल लगाएगा। तो वस्तु पर ऊपर की ओर जो ये बल लगाता है द्रव, इसके कारण ऐसा अनुभव होता है हमें, मतलब जो आपेक्षिक कमी या एक कल्पित कमी हमें महसूस होती है। और इसी बल को कहा जाता है उत्प्लावन बल, या इसी को कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक, अपथ्रस्ट इसे अंग्रेजी में कहते हैं। उत्क्षेप कहा जाता है, उत्क्षेप शब्द का भी इस्तेमाल होता है, और उत्प्लावन बल भी कह सकते हैं। तो कई सारे इसके नाम हैं, आपको पता होना चाहिए। अब उत्क्षेप जो है यानी उत्प्लावन बल आपका, ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है। ठीक, और इसे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। यहाँ सारा कुछ जो मैटर है वो ग्रेविटी पर आधारित है, इसीलिए गुरुत्व केंद्र की चर्चा की गई। आगे की कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगले लेक्चर में होगी, जहाँ हम आर्किमिडीज का सिद्धांत देखेंगे। और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो भी बड़ा ही रोमांचक है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लवन का नियम है और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।